हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ही बता दिया था जहाँ पे मैंने आप लोगों को मेसोपोटामिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था और उस क्वेश्चन की सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि अब हम इस चैनल पे क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आएंगे, चैप्टर्स नहीं करेंगे, क्योंकि चैप्टर्स आप लोग अपने स्कूल में, अपने ट्यूशन सेंटर्स में, अपने दोस्तों के साथ और सेल्फ स्टडी में भी कर रहे होंगे। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को चैप्टर्स करने हैं तो हमारा पेड कोर्स भी चल रहा है ऑनलाइन, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सस्ता और किफ़ायती और बहुत अच्छा कोर्स है वो। ठीक है, तो चलिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा क्योंकि पेपर में यही आते हैं, चैप्टर्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए इस साल बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। तो पेपर पे ध्यान दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है राजनीतिक सिद्धांत, और राजनीतिक सिद्धांत यानी कि सेकंड बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट बुक सबने की होगी, यानी संविधान। फर्स्ट बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर संविधान है। ठीक है, मगर हमने सोचा कि चलो फर्स्ट बुक तो सभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट सेकंड बुक, और सेकंड बुक के अंदर भी फर्स्ट चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत। ठीक, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत है? उदाहरण भी दीजिएगा। ठीक है, यानी कि राजनीति उन सब चीज़ों से बढ़कर है जो हम राजनेता से देखते हैं। ठीक है, यानी राजनेता करते हैं ना, उनकी राजनीति अलग होती है और राजनीति जो हम पढ़ते हैं वो अलग होती है। क्या आप इस कथन से सहमत है? चलिए, सो स्टार्ट करते हैं, और आंसर है राजनीति उस सब से बढ़कर है जो राजनेता कहते हैं, ये सहमत है। ठीक है, इससे सहमत है हम। क्यों? क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण अविभाज्य अंग है। ठीक है, और महात्मा गांधी ने तो ये भी कहा है कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, इससे जूझने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, देखिए, राजनीति बनी किसके लिए थी? बनी इसलिए थी कि ताकि प्रजा की रक्षा कर सकें, मगर आज की डेट में कुर्सी का सारा खेल है। कुर्सी के लिए इंसान का दुश्मन बन चुका है। यानी एक माँ अपने बेटों को मरवा सकती है तो एक पिता अपने बेटों को मरवा सकता है। राजनीति में सब चलता है, क्योंकि राजनीति में सिर्फ कुर्सी का खेल होता है और प्रजा तो गई भाड़ में। ठीक है, क्योंकि 5 साल के लिए मुझे काम करना है, तो मुझे तो फिर सारे करप्शन करने हैं, मुझे सारे क्राइम करने हैं, मुझे सब कुछ करना है, क्योंकि 5 साल ही है मेरे पास। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने तो ये भी कहा था कि अगर कोई राजनीति में आता है तो वो एक ऐसे दलदल में घुस चुका है कि अब उसका बाहर निकलना नामुमकिन ही हो गया है। ठीक है, क्योंकि राजनीति में क्या हो जाता है कि लालच आ जाता है प्रत्येक राजनेता के अंदर। ठीक है, तो ये तो एक कुंडली हो गई सांप की, जिसमें से निकलना हर किसी के बस की नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, ये महात्मा गांधी ने कहा है। ठीक है, इसके अलावा राजनीति संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बिना कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है और उसके लिए अपने सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं और हितों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की आवश्यकता और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी है। ऐसी संस्थाएं हमें आज भी साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए ज़रूरत होती है। चलिए, मैं इस पर शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, ये है कि बनी तो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए था, हितों को ध्यान में रख के था। ठीक है, सामाजिक संस्थाएं जो होती है वो आवश्यकताएं और आकांक्षाओं को पूरा करती है लोगों की। ठीक है, मगर फिर भी आज की डेट में भी इस डेफिनेशन को ढूंढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा ही नहीं पा रहा, और सरकार तो बिल्कुल नहीं निभा पा रही। तो सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि सरकार बनती क्यों है और राजनीति होती क्यों है। ठीक है, उनको जिस दिन इसका बारे में पता चल जाएगा तो उस दिन हमारा समाज बेझिझक डेवलपमेंट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, हम सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब सब साथ में विकास के बारे में सोचेंगे, ना कि खुद का साथ और खुद का विकास पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे सामने। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कॉर्नर में दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज मैं आपको दे दूँगा और आप आराम से इसको लिखिएगा। और सबसे बड़ी बात है, आप अपनी एक कॉपी बना लीजिएगा। ठीक है, और कॉपी बना लीजिएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ जब पेपर आएगा ना आपका, तो आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो जाएगी और पेपर भी आसानी लगेगा तुम्हें। ठीक है, चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों को जागरूक होना जरूरी है, टिप्पणी कीजिए। यानी लोकतंत्र जो है वो सही तरीके से चलना चाहिए, इसके लिए नागरिकों को जागरूक रहना चाहिए। यानी कि समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये नागरिकों को पता होना चाहिए। तो चलिए आंसर देखते हैं कि लोकतांत्रिक राज्य में नागरिक के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं। हम गीत और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते, लेकिन हम कार्यक्रम तय कर सकते हैं,
प्रस्तुति का रसवादन कर सकते हैं और नए अनुरोध करते हैं। ठीक है, संगीतकार तब और बेहतर प्रदर्शन करता है जब उन्हें श्रोताओं के जानकार और कद्रदान होने का पता करता है रहता है। इसी तरह जागरूक नागरिक भी लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक है। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने कहा है कि भैया जो हम लोग हैं ना, लोकतंत्र में हम लोग उस श्रोता की यानी उस सुनने वाले की भूमिका निभाते हैं कि भाई आप लोगों को, अब जैसे कोई कॉन्सर्ट रखवाया आप लोगों ने अरिजीत सिंह का, ठीक है, अब आप अरिजीत सिंह नहीं है जो गाएंगे और सबका मन बहलाएंगे। ठीक है, आपने उसको क्या किया है, नियोजित करा है, यानी आपने उसको बुलाया है, तो आपका काम है कि वो अगर अच्छा गा रहा है, वो आपको संतुष्ट कर रहा है अपने गाने से, तो आप लोग उसको और समय दे सकते हो। और अगर नहीं गा रहा है तो आप उसकी जगह नेहा कक्कड़ को भी ला सकते हैं। वैसे ऐसा हो नहीं सकता, नेहा कक्कड़ से तो अच्छे अरिजीत सिंह गाता है। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से एक सिंगर जो है ना, एक पॉलिटिशियन का रोल निभा रहा है, और यहाँ पे जो हम श्रोतागण हैं यानी सुनने वाले जो हैं, हम प्रजा का रोल निभा रहे हैं। ठीक है, और जिस तरीके से प्रजा चाहे उस तरीके से वो अपने शासक से काम करवा सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर नहीं पसंद आ रहा मोदी जी का साथ तो ठीक है, 5 साल बाद बदल देना, मगर आ रहा है पसंद, इसीलिए हम तीसरी बार भी देखते हैं मोदी जी को हमारे पीएम के रूप में। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही तो लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। ठीक, चलिए सो थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, राजनीतिक सिद्धांत को अध्ययन करने के लिए क्या क्या उपयोगी हो सकता है। ऐसे 4 तरीकों की पहचान करें राजनीतिक सिद्धांत। चलिए, बोला कि राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, उसका अध्ययन करने के लिए किन चीज़ों का उपयोग होना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो है अधिकार संपन्न नागरिक, यानी कि पहले तो नागरिकों के पास अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं आप डिक्टेटरशिप में रहकर आप कोशिश कर रहे हैं कि आप राजनीति का हिस्सा बन जाएंगे, तो नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। पहले तो आपके पास मत देने का अधिकार होना चाहिए, अन्य मामलों में फैसला लेने का भी अधिकार आपके पास होना चाहिए, आपको अपना दायित्व पता होना चाहिए। और राजनीतिक सिद्धांत की जानकारी हमें ऐसे ही मिलती है जब हमारे पास सारे अधिकार होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ पीड़ा निवारक हेतु, यानी पीड़ा निवारक हेतु के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम समाज में रहकर अपने से अलग लोगों से पूर्वाग्रह करते हैं। ठीक है, चाहे वे अलग जाति के हो, अलग धर्म के अथवा लिंग या वर्ग के हो, यदि हम उत्पीड़न अनुभव करते हैं तो हम पीड़ा का निवारण चाहते हैं, और यह राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने से ही दूर होती है। यानी कि पीड़ा निवारण, इसका मतलब होता है कि जब हमको पता है कि एक व्यक्ति हमारा दर्द दुख दूर कर सकता है, तभी हम उस व्यक्ति को वोट देते हैं। समझ में आ गया। तो पीड़ा निवारण भी ज़रूरी हो जाता है कि हमारे अंदर एक एक्सपेक्टेशन और एक उम्मीद पहले से होनी चाहिए, हाँ ये बंदा जो चुन रहे ना, यही हमारा बाहुबली है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि मोदी जी के बारे में कि अगर हमको लगता है कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो हमने उनको चुना है, नहीं अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमको पहले से ही पूर्वानुग्रह होते हैं। इसका मतलब होता है कि पहले से ही आपका एजम्पशन होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हो क्या वो आपके काम का है या नहीं है। समझ में आ गया। चलिए, एंड द थर्ड पॉइंट इज़ विचारों और भावनाओं का परीक्षण करना। ठीक है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत में सबसे बड़ी बात है विचार और भावनाएं बहुत ऊपर होती हैं, यानी आपके विचार क्या हैं, सामने वाले के विचार क्या हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कई लोग बोलते हैं यार ये जो एमएलए हैं या ये जो सांसद है वो सिर्फ हिंदूवादी विचारधारा रखता है, सिर्फ हिंदुओं को ज़्यादा प्रेफर करता है। तो आपके विचार मैटर करते हैं, उसके विचार मैटर करते हैं कि वो एक दूसरे से मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। और राजनीतिक सिद्धांत इसलिए भी पढ़ना चाहिए ताकि हमारे विचार बेहतर हो और हमारी भावनाएँ अच्छी हो। ठीक है, एंड फोर्थ इज सही गलत की पहचान। अगर आप छात्र के रूप में पढ़ रहे हैं तो आप बहस कर सकते हैं, इस चीज़ पे भाषण दे सकते हैं। ठीक है, अपनी राय रख सकते हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट सही कर रही है नहीं कर रही है। जैसे आज के डेट में आप जानते हैं कि कई सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो अपने विचार रखते हैं और उन विचारों को हम लोग देखते भी हैं, कुछ लोग समझते भी हैं, कुछ लोग उनको अडॉप्ट भी करते हैं। बड़े बड़े चैनल्स हैं जो कि मोदी जी को डिक्टेटर कहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मोदी जी को गलत भी कहते हैं सही भी कहते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं। ठीक है, बट हमें एज अ छात्र एज अ स्टूडेंट हमको अपने आँख कान नाक सब कुछ खोल के रखना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप एक एक्टिव स्टूडेंट है जिसे समाज के बारे में, समाज के अंदर हो रही राजनीति के बारे में मालूम है। ठीक है, समझ में आ गया। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज़ क्या एक अच्छा प्रभावपूर्ण तर्क दूसरों को आपकी बात सुनने के लिए बाध्य कर सकता है, यानी कि क्या एक ऐसी स्टेटमेंट जो सामने वाले के दिल को छू जाए, क्या ज़रूरत होती है इस चीज़ के लिए। तो आप लिखिएगा हाँ बिल्कुल। तर्कसंगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने से हम दूसरों की अपनी बातें सुनवा भी सकते हैं और वो हमें सुन भी सकता है। यानी कि एक तरीका होता है कि आप लॉजिकल पॉइंट रखेंगे तो जाहिर सी बात है सामने वाला आपकी बात सुनने को बाध्य हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास लॉजिकल
पॉइंट्स है तो जाहिर सी बात है सामने वाला खड़ा भी नहीं होगा आपके सामने, बोलेगा यार इसके पास तो पता ही नहीं है, बिना सर पैर वाले बातें करता रहता है। ठीक है, तो बिना सर पैर वाली बातें नहीं करनी है, आप लोगों को लॉजिकल रहना। तो क्वेश्चन यही है कि क्या एक अच्छा प्रभावपूर्ण तर्क दूसरों को आपकी बात सुनने के लिए बाध्य कर सकता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, क्या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। तो हाँ, देखिए, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं जिस प्रकार प्रत्येक गणित पढ़ने वाला व्यक्ति गणितज्ञ या इंजीनियर नहीं बनता, परंतु जीवन में गणित अवश्य उपयोग में आता रहता है, इसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांत भी जीवन में बहु उपयोगी होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कहा कि आप आज की डेट में साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, 10th वालों को बोल रहा हूँ मैं, 10th तक के बच्चे, आप लोगों ने साइंस मैथ पढ़ी होगी 9th 10th में, बट आपने कभी कोशिश तो नहीं की ना कि हमको आगे जाके साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आपने आर्ट्स ली, क्या आपका वो काम नहीं आएगा? मैथ साइंस आएगा दोबारा, अगर फ्यूचर में आप उसकी तैयारी करोगे तो दोबारा आपको वो चीज़ सीखने को मिलेगी। ठीक है, उसी तरह से राजनीतिक सिद्धांत भी ऐसा है कि अगर कोई बात नहीं, आपको नहीं करियर बनाना, मत बनाइए, मगर आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो आज के टॉप 5 क्वेश्चन यहीं तक थे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हाँ, अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।